बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नवीद सती और आज मैं कोशिश करूंगा कि एक तरफ हैं साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार और दूसरी तरफ से हैं जनाब साबिक़ जो चीफ़ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के। उनकी जो स्टोरी है वो जो जिस तरीके से वो इंसाफ करते रहे वो तो अलग स्टोरी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उनकी स्टोरी पे इंसाफ करूँ। ये तो फ़ैसला आपने करना है कि मैंने फ़ैसला किया, इंसाफ किया या नहीं किया। दो चीज़ें पहले क्लियर कर लें अपनी, पहले यानी जो स्टोरी बताने वाले हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊँगा जो इससे पहले किसी ने नहीं बताई। यानी बैकग्राउंड क्या है राना शमीम साहब का, चीफ़ जस्टिस जो साकिब साहब, उनका बैकग्राउंड क्या है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और उन जजेस का, उस जज साहब का भी नाम आपको बताऊंगा, हाई कोर्ट के जज का, जो अभी तक किसी ने नहीं बताया, या राना शमीम साहब ने भी डंडी मारी है कि उनका नाम ना बताएं क्योंकि वो हाज़िर सर्विस है। मसला ये होता है कि जब ये हाज़िर सर्विस होते हैं तो एक शख्स की कहानी निकलती है 2021 में कि जब वो 27 लोगों को मेंबर को लेके जब गिलगित बल्तिस्तान बैठ गए थे। तो दूसरी तरफ राना शमीम साहब मौसूफ वो क्या करते रहे, ये मैं आपको बता देता हूँ। फ़ैसला आपने करना है। मैं कोशिश करूँगा कि दोनों एक चीफ़ कोर्ट का जज था गिलगित बल्तिस्तान का, दूसरा चीफ़ जस्टिस है, उसकी स्टोरी में कोशिश करूँगा कि इंसाफ हो सके। उन्होंने जो इंसाफ किया वो तो आपको पता चल ही गया। अभी आने वाले दिनों मज़ीद कोई कई जजेस रिटायर्ड होते हैं तो पता चलता है इंसाफ कैसे देते रहे हैं, इंसाफ के पैमाना जो आपको पता कैसे होता है। लेकिन ये जो बात हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, वो हो रही थी गिलगित बल्तिस्तान के जो वहाँ पर मौजूद है जनाब जुडिशल कम्प्लेक्स, उसके बिल्कुल साथ जोटियाल में आपने देखा कि वहाँ पर ये जजेस की जो है ना वो रेस्ट हाउस भी है और वहाँ पर चीफ़ का वहाँ पर रिहाइश भी है। ठीक है, अगर आप गिलगित कभी गए हों या जो स्पेशली राणा साहब से मिलने गए होंगे या हमें भी कहीं जाने का इत्तेफाक हो गया तो इसलिए उसकी हम पिक्चर बता सकते हैं कि कैसे हो सकती है। लेकिन एनी हो, ये जो पहले बात अब कर लेते हैं हम। एक तो यह है कि अफसोस के साथ आपको बताता चलूँ कि राना शमीम साहब के भाई जो हैं उनकी डेथ हुई है चंद दिन कबल, और तालिब हुसैन उनका नाम था। मैं डिटेल आपके साथ वो भी रखूँगा। और उस सिलसिले में जो राना शमीम साहब हैं साबिक़ जज, वो वापस आ चुके हैं। जो उन्होंने एफिडेविट जमा कराया वो आपने देखा होगा 10 नवंबर 2021, ओथ कमिश्नर यूके, और मियां नवाज शरीफ साहब यूके में है। अब पहली बात ये है, ये तो बड़ी क्लियर है, देखें इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि साकिब निसार साहब तहरीक इंसाफ के बड़े फेवरेट और इस्टेब्लिशमेंट के बड़े फेवरेट समझे जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के मानने वाले या पीपल्स पार्टी के मानने वाले या फॉलोअर्स या बाकी दीगर वो ये समझते हैं, मौलाना फजल रहमान भी, कि साकिब निसार साहब तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही क्लोज थे और ये ज़ाहिर है इसीलिए चीफ़ जस्टिस थे, और चीफ़ जस्टिस होने की वजह से इन्होंने फिर जो फ़ैसले दिए उसमें मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए। और राना शमीम साहब जो साबिक़ चीफ़ जो रहे हैं जज गिलगित बल्तिस्तान, ही वॉज़ वेरी क्लोज टू नवाज शरीफ, वो भी हम इस्टैब्लिश कर लेंगे, आपके सामने रख लेते हैं। साकिब निसार साहब के बारे में तो सारे जानते हैं और ये बार बार बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़रा जब पाकिस्तान के वो चीफ़ जस्टिस रहे हैं तो शायद इंसाफ उन्होंने भी बहुत किया हुआ है, तो उनकी इंसाफ की कहानियाँ तो आती रहती हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो राना शमीम साहब हैं उनकी इंसाफ की कहानी आपके सामने रखते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देते हैं। एक तो यह है कि ये जो राना शमीम साहब हैं ये जनाब इन्होंने कब से हुआ, मैं आपको थोड़ा डिटेल दे देता हूँ कि इनके बारे में। कि एक तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी ने नहीं दी। उसकी रीज़न है कि हमारी टीम ने इस पर बड़ी मेहनत भी की है और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के मामलात में, क्योंकि हमारी टीम बाकायदा तौर पर वहाँ पर गुज़िश्ता कई सालों से काम भी कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी, तो ज़ाहिर है फिर वो डिटेल जो हमारे पास थी जब ये जज मौजूद थे उस वक्त ये कैसे कैसे इंसाफ करते थे। हम स्टोरी के साथ कोशिश करेंगे इंसाफ करें, और अगर हम नहीं कर सकते तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि हाँ हमने ये गलत बात की, हम उसकी तौसीक कर लेंगे। और ये स्टोरी चलती रहेगी, मैं आपको बताता रहूँगा। अब मज़ीद नए जो इस वक्त बैठे हुए जजेस हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वो उनका भी एक पटिशन मौजूद है, वो क्या चाहते हैं और ये मौसूफ भी क्या चाहते थे। डेफिनेटली ये चीज़ें चलती रहती हैं, हमारे यहाँ इंसाफ के तकाज़े इसी तरह पूरे होते हैं।
ये इन्होंने जनाब लॉ किया है जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से। फिर उन्होंने एक कंपनी थी मैकन, शायद कुछ इस तरह का नाम था, 7 साल तक उस कंपनी में इन्होंने काम किया। मैकन मैकेजीज पता नहीं इस तरह का कोई नाम है, माजत अगर आपका नाम। तो फिर ये उन्होंने वो छोड़ दी कंपनी। फिर ये सीनियर वकील बन गए, बड़े बड़े केसेस आने शुरू हो गए। तो ये फिर उसके बाद सिंध में क्रिमिनल्स के हवाले से बड़े फेमस हुए। और फिर 2007-2008 में सिंध हाई कोर्ट का इनको जज भी लगा दिया गया। यानी उस वक्त डोगर साहब हुआ करते थे। यानी सिंध में 2007 से 2000 में प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे। फिर बाद में लेटर ऑन सिंध कोर्ट, सिंध में जज भी लग गए। और उसके बाद फिर ये दोबारा इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। यानी लाहौर से कराची, सिंध, यानी सिंध से फिर इस्लामाबाद शिफ्ट हुए। इस्लामाबाद जब शिफ्ट हुए तो उसके बाद 2015 में ये गिलगित बल्तिस्तान में चीफ़ कोर्ट के जज बन गए जनाब। और जब जो वहाँ पे सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है वहाँ पर भी चीफ़ जज बन गए। और उसके बाद अब ज़ाहिर है मतलब ये बहुत ही क्लोज़ थे नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ के कैसे क्लोज़ थे ये मैं आपको बता देता हूँ। एक बड़ा फेमस केस है कि आसिफ अली जरदारी की ज़बान काटने के हवाले से आपको पता होगा। और ये केस चला था और ये कहा गया था कि नवाज शरीफ के कहने पर उस वक़्त जो सिंध के जो आईजी थे राना मकबूल, उनके साथ मिलके, उनके वकील कौन थे, राना शमीम साहब, इसी से हम अंदाज़ा कर सकते हैं। और उस वक़्त ज़रा ये प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे, फिर क्रिमिनल्स के हवाले से इनका बड़ा नाम था। तो राना शमीम साहब ने एक एफिडेविट दिया था राना मकबूल आईजी की फेवर में। और ये नवाज शरीफ के साथ भी थे, नवाज शरीफ के साथी थे। तो ये जरदारी साहब की ज़बान के हवाले से बात हो रही थी कि ये उनकी काटी गई है। और आर्डर किसने दिए हैं, नवाज शरीफ ने। और सिंध में जो आईजी था वो राना मकबूल था। और फिर राना शमीम साहब ने जनाब उसको उनका साथ दिया। तो यूँ ये ही वाज वेरी क्लोज टू नवाज शरीफ। और इनको हमेशा से ये एसोसिएट कर दिया गया था। आपको पता है हमारे यहाँ क्योंकि वकला जो होते हैं, और इवन जो साबिक चीफ जस्टिस है साकिब निसार, इनके बारे में भी ये क्लियर था पहले, क्योंकि मैं डिटेल दे चुका हूँ जब ये बने थे उस वक़्त, कि ये भी वकील रहे हैं नवाज शरीफ के। अब ज़ाहिर है हमदर्दियाँ बढ़ती जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हर महकमे में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जजेस भी ऐसे हैं कि शायद उन्होंने वाकई हर तरह की कुर्बानियाँ देने के बाद इंसाफ का तकाजा जो है वो पूरा किया होगा। लेकिन बहुत से जजेस ऐसे हैं कि जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ देने के बजाय वो अपना एक तराजू उन्होंने अपना एक रखा हुआ है इंसाफ का, और उसको किस तरीके से किसी के साथ भी, यानी उसको अपनी उस कुर्सी को जोड़ने के बाद उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, किसी इदारे के साथ। तो यूँ आपको पता है कि हमारे यहाँ अब तो कोशिश हर इदारे की हो गई है कि किसी न किसी जो ना वो बड़े इदारे के साथ अगर वो अटैच होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर एक लॉबी बन जाती है तो उस लॉबी का हिस्सा बन जाते हैं। तो कभी 5 साल में वो लॉबी, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती, दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी। एक पार्टी तो हमेशा जो है ना इक़्तिदार में रहती है, तो कोशिश की जाती है उसके साथ भी कोई ना कोई वो किया जाए। तो यूँ ये यानी नवाज शरीफ साहब का जो केस था और आसिफ अली जरदारी के ज़बान के हवाले से, उसमें राना शमीम साहब बहुत ही यानी वन साइडेड ही हो गए तकरीबन, क्योंकि नवाज शरीफ के क्लोज और फिर राना मकबूल के हक़ में उन्होंने वो दे दी, ठीक हो गया। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ भी इनके अच्छे ताल्लुकात रहे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, गिलगित में ये चले गए, तो गिलगित में जाने के बाद ये भी चाहते थे कि इनको एक्सटेंशन मिले। और इन्होंने वहाँ के एक सीएम थे, क्या नाम है उनका, हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब। तो हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब के रिलेटिव भी हैं, उनको जो है वो जज भी बने थे, कज़न हैं उनके जस्टिस जावेद, तो वो जज भी बने थे। अब 2 तरह की राय रखी जाती हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अगर बात करो। एक तो ये था कि राना शमीम साहब का डायरेक्ट नवाज शरीफ से रब्ता था, और वो ज़ाहिर है मामलात को जानते थे, और इसी वजह से वो वहाँ पे जो ही गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की आई तो राना शमीम साहब चले गए और 18 तक रहे। और उन्होंने कोशिश की कि उनको एक्सटेंड, यानी उनको एक्सटेंशन मिल जाए। जैसे कि हर एक की ख्वाहिश होती है, कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ कामयाब नहीं होते, और कई लोग कामयाब भी होते हैं। और अभी कई लोग सोचते हैं कि दूसरी दफ़ा, एक दफ़ा मिली एक्सटेंशन, अभी नेक्स्ट टाइम फिर मिल जाए। क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता ही है कि जो अगर आपको क्या लग रहा है कि यानी अभी चेयरमैन नैब है,
तो ये नहीं है कि 22 करोड़ आवाम में कोई बंदा नहीं है, लेकिन जो वो जो उनका पैमाना है इंसाफ देने का, जिन लोगों के साथ मिल के वो इंसाफ देते हैं, तो वो कोई और नहीं दे सकता। इसी तरह जो राना शमीम साहब जिन लोगों के साथ मिल के इंसाफ कर रहे थे, वो कोई नया बंदा आके तो नहीं कर सकता था। और फिर वो बताते हैं कि जनाब हम इंसाफ जो दे रहे हैं वो आपको पता ही है, और हम आपके साथ मिल के इंसाफ देते हैं, फैसले आप कहते हैं तो हम करते हैं। लेकिन मैं उस चक्कर में नहीं जाना चाह रहा। जस्टिस जावेद साहब को जनाब उन्होंने जज लगा दिया। कहा जा रहा है कि हफीज़ुर रहमान साहब ने उनको ये कहा था कि आपको दोबारा जो है ना वो करेंगे, कोशिश हम भी करेंगे, आप भी करें, हम एक और एक्सटेंशन करके आपको वो दे देंगे। लेकिन लेटर ऑन जब नहीं हुआ, फारग हो गए, तो फिर सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में एक मामला था पेंशन का। जो जजेस थे, तो वो पेंशन जब उन्होंने ख़त्म कर दी थी हफीज़ साहब ने, ये एक अच्छा फ़ैसला, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा फ़ैसला, कुछ लोग कह रहे नहीं है कि जनाब एक जज रिटायर्ड हो जाता है, वो वकालत भी नहीं कर सकता, तो फिर उसकी रोज़ी रोटी तो हो नहीं, तो फिर क्या करेगा वो? फिर या तो वो जज जब रहेगा तो उसी वक्त वो इंसाफ का तकाजा ये करेगा कि डेली जो है ना वो, जहाँ पर वो कभी कभी बड़ा बड़ा इंसाफ करता है तो वो उसको डेली थोड़ा थोड़ा इंसाफ करना पड़ेगा, तो फिर वो पेंशन अपनी बनाएगा, तो फिर ही काम करेगा। तो यूँ वहाँ पर इनका आपस में बड़ा तगड़ा फड्डा हो गया, जिसके बाद राना शमीम और दूरियां हो गई जनाब हफीज़ुर रहमान की। और हफीज़ुर रहमान साहब का जनाब केस एक मौजूद था उस वक्त, साबिक डिग्री, मास्टर डिग्री इन्होंने जमा कराई थी। वो मतलब वो भी कभी कभी हो जाता है ना कि गलती से बंदा कर देता है। तो उस वक्त चीफ जो इलेक्शन कमीशनर थे ताहिर अली शाह साहब, उन्होंने वहाँ से रिकॉर्ड ही गायब करवा दिया इलेक्शन कमीशन से। ये मुबैना तौर पर कहा जा रहा है, मुबैना तौर पर मैं बता रहा हूँ कि पहले मैंने इस स्टोरी की थी, तो ये मास्टर डिग्री उनकी वहाँ से गायब करवा दी गई थी। तो बाद में यानी एक तो ये है कि राना शमीम साहब और जावेद साहब तो उनके कज़न थे हफीज़ साहब के, तो ये फ़ैसला उस वक्त नहीं करवाया गया। यानी जो ही फ़ैसला देना था तो जावेद साहब को गायब करवा दिया गया, वो फ़ौरन इस्लामाबाद आ गए थे, फ़ैसला नहीं हुआ। फिर बाद में जब राना शमीम रिटायर्ड हो गए तो अकेला ही जस्टिस जावेद से जनाब फ़ैसला करवा लिया गया हाफ़िज़ हफीज़ुर रहमान के हक़ में। ये होता है इंसाफ के तकाज़े, ये मतलब हर पार्टी में होते हैं। ये मियां नवाज शरीफ भी करते रहे, हाफ़िज़ हफीज़ुर रहमान ने भी किए, अभी भी लोग करेंगे। अभी भी जो वहाँ पर CM है उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी 2-3 जजेस लगाए, एक मेरा एक तेरा, और इस तरीके से जनाब वो काम चलता है। तो ज़ाहिर है फ़ैसले देने वाले, इंसाफ करने वाले तो बाद में इंसाफ करते हैं। तो मैं अगर कोई इंसाफ नहीं कर सका तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। अच्छा, अब ये बात होगी, अगर कोई इसमें रह गई कि राना शमीम साहब का ताल्लुक मुस्लिम से नहीं है तो बता दें। और इसी तरह साकिब निसार साहब का बिल्कुल PTI के साथ एक उनका सॉफ्ट कॉर्नर था, और वो बहुत ज़्यादा इस मामले में एक्सपोज भी हो गए। और फिर उनके ऊपर ये था कि वो इस्टैब्लिशमेंट के बड़े क्लोज बंदे हैं, इस्टैब्लिशमेंट के कहने पे सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि राना शमीम साहब ने कहा कि जनाब हम बैठे हुए थे, मैंने बता दिया कि जुडिशल कम्प्लेक्स जुटियाल में के साथ ही ये मामला है, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, और मसला था जुलाई का, और अगर आपको बताया कि फ़ौरन इलेक्शन भी आने जा रहे थे। अब ये जनाब वो कह रहे हैं, मोहम्मद शमीम साहब कह रहे हैं जनाब के जो साबिक चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के, वो कह रहे हैं जी वो जो रहे, आपको पता ही है 31 अगस्त से लेकर 2015 से लेकर 30 अगस्त 2018 तक वो रहे हैं। वो उन्होंने हल्फिया बयान दिया कि जुलाई 2018 में जब मैं चीफ जज की हैसियत से खिदमत दे रहा था, उस वक़्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को गर्मी लगी। मतलब ये मैंने कहा कि गर्मी लगी क्योंकि वो 27 अफराद के साथ गिलगित बल्तिस्तान, बड़ा अच्छा मौसम होता है उस वक्त, तो वहाँ पर गए। एक तो वैसी इलेक्शन थे, वैसी सियासी बहुत गर्मी थी यहाँ इस्लामाबाद में, और चीफ जस्टिस को ज़्यादा ज़रूरत थी, 27 बंदों को लेके वो गिलगित पहुँच गया। और वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, साथ उनको जो गरम गरम उनको फ़ोन आते थे, तो ज़ाहिर है फिर वो वहाँ पे ही टेम्परेचर बराबर कर सकते थे। तो फिर यूँ उन्होंने 2 चाय के कप भी पी लिए, ये उनका। और उन्होंने कहा जी अदालत के मेहमान खाने में क़याम किया। अब एक तो मैं कोशिश करूंगा कि मुझे अगर मिल जाए, मसला ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में RTI भी कोई नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वहाँ के जजेस साहब से, मेहरबानी करें, हमने एप्लीकेशन भी दी हुई है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन तो आप अलाउ कर दें ना, आप मतलब इतना तो कर दें। कश्मीर में हो गया, चारों सूबों में है, लेकिन गिलगित में अभी तक नहीं हो रहा। मतलब इतना भी तो आप ना करें ना कि जजेस जिसको चाहते हैं जो मर्ज़ी करें, तो फिर ज़ाहिर बाद में ये सामने तो आती हैं चीज़ें। तो फिर दूसरी बात है, ये आपको पता है अब तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसके बारे में बात नहीं होती। ये तो हम मानते हैं कि हमारे ये पाकिस्तान में ये चीज़ है कि हम बात कर सकते हैं, बाकी ममालिक में नहीं है ऐसा। तो उन्होंने कहा जी जिस शाम ये वाक़या है, इस दिन मेरी अहलिया, मरहूम अहलिया जस्टिस साकिब निसार और इनके अहलिया बाग में चाय पी रहे थे। इनमें इनके दरमियान वहाँ पे 1-2 और भी दोस्त थे, और वो भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन ये 2-4 बंदे थे, मतलब एक चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान और एक चीफ़ जज यानी गिलगित बल्तिस्तान की, दोनों की खातून अव्वल्स भी मौजूद थी।
मैं अगर उसको दूसरा करूँ। तो गुफ्तगू हो रही थी और इतने में उनको कॉल आ गई और उन्होंने कहा जी कि जस्टिस की रिहाइशगाह पर मतलब जो भी उनको होगा, उन्होंने कहा जी कि वो अपने रजिस्ट्रार से मसलसल फ़ोन कर रहे थे और परेशान थे, उठ रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। चाय भी उन्होंने पहला कप कहा जा रहा था कि बड़ा ही जल्दी जल्दी में पी ली और हदायत क्या कर रहे थे। और जस्टिस की रिहाइशगाह, अच्छा जस्टिस का नाम उन्होंने नहीं लिखा पर जाओ और उनसे दरख्वास्त करो कि मुझे यानी साकिब निसार को फ़ौरन फ़ोन करो। ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, ये मैं आपको बता दूंगा कि कौन से जस्टिस की रिहाइशगाह थी और कौन से हाई कोर्ट के जज अभी भी मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है अभी रहने दें जी, अभी वो मौजूद हैं, जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे उसके बाद बात करें। तो इतना तो अपना उसूल बना लें कि जो शख्स मौजूद है उसके बारे में बता दें। तो ये राणा शमीम साहब ने कहा कि अभी फ़िलहाल ना करें, उनको तंग ना करें, क्योंकि मैं भी जब था तो मुझे भी किसी ने तंग नहीं किया, साकिब निसार को भी किसी ने तंग नहीं किया। तो अब वो मियां साहब के पास चले गए और इकट्ठे कर रहे हैं। मियां साहब भी आजकल काफ़ी एफिडेविट, काफ़ी वीडियोज़ इकट्ठी कर रहे हैं ताकि वो भी तो अपना जो है ना बयानिया बना सकें। एनी हो, अगर फ़ोन कॉल ना लग पाए तो उनकी मेरी साकिब निसार की तरफ से पैगाम पहुँचाना कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को किसी भी कीमत पर आम इंतखाबात से कबल ज़मानत पर रिहाई जो है वो नहीं मिलना चाहिए। एनी हो, उन्होंने कहा जी इसके थोड़ी देर बाद उनकी जस्टिस से फ़ोन पर बातचीत होगी। ये जस्टिस अब कौन है मैं आपको बता दूंगा। और उन्होंने इसे बताया कि मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ आम इंतखाबात के इंतकार तक जेल में रहना चाहिए। दूसरी तरफ से यकीन दहानी मिलने पर पुरसकून हो गए और खुशी से कहा एक और चाय का कप ज़रा पिला दो। मतलब बड़े खुश नज़र आ रहे थे, ये उनका कहना था। तो उन्होंने कहा जी मैं एक मेज़बान था और मैंने कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान में अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाएं। और उन्होंने कहा कि जस्टिस को ये पैगाम क्यों पहुंचाया और किसने कहा। ये अब दूसरी जो एंगल है, ये आपको एंगल यह है कि ये भी कहा जा रहा है कि जो राणा शमीम साहब थे उनकी ये ख्वाहिश थी, वो ये चाहते थे। बेसिकली वो कौन थे? मेज़बान थे। मेहमान कौन था? 27 मेंबर किसके थे? अब दो तरह की राय है। एक तो तरफ से ये कहा गया है कि राणा शमीम साहब ये चाहते थे और वो नवाज शरीफ के लिए जो उनको कहना चाह रहे थे कि जनाब मेहरबानी करो, बस करो, रहने दो, थोड़ा जा उन्होंने छोड़ दो ताकि वो इलेक्शन वगैरह लड़ लें। और दूसरा मुझे भी थोड़ा सा एक्सटेंशन चाहिए, तो वो 2018 में उनका भी टेन्योर ख़त्म हो रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा। एक इल्ज़ाम उनका है, आल्दो कि उसके बाद फिर राणा शमीम साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ना चीफ़ जस्टिस के पास जो है ना वो इख्तियारात हैं। लेकिन जजेस के आपको पता ही है किसके पास इख्तियारात होते हैं, कैसे होते हैं। मतलब 15 साल पूरे करने होते हैं वकालत के, और वकालत कैसे होती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही वैसे। लेकिन एनी हाउ जजेस हमारे ऐसे बनते हैं, आपको पता ही है। तो अभी भी जो बने हुए हैं वो अभी आपको पता है, और पहले भी जो बनते रहे, आने वाले वक्तों में बनते रहेंगे। तो फिर इंसाफ को तो पता है ना फिर कैसे होगा। तो एनी हाउ राणा शमीम साहब के बारे में ये मुबैना तौर पर उन पर इल्ज़ामात ये हैं कि उन्होंने मेज़बानी की और मेज़बानी अच्छी की, और उन्होंने मेज़बानी करने के बाद ये कहा, कोशिश की कि आप जो है ना मेहरबानी करें, हाथ होला रखें नवाज शरीफ पर। जबकि उन्होंने अभी जो स्टोरी बनाई है, उन्होंने दूसरी स्टोरी भी बनाई है कि ज़ारा उसी वक्त ये सारा कुछ हुआ। लेकिन कुछ लोगों का जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि वो एग्जैक्ट टाइमिंग भी है कि जिस टाइम उनको कॉल आ रही थी, जब वो चाय नहीं पी रहे थे, जब वो टेंशन में थे, जब पुरस्कून हुए, जब उन्होंने चाय का कप पिया, तो वो टाइमिंग भी मौजूद है, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। यानी कि दूसरी तरफ से यकीन दिलाने कहा जाके मिलाए तो फिर वो थोड़ा सा परेशान थे, तो वो खुश हो गए कि यार ठीक है यार, चलो अभी मेरी जो ड्यूटी थी वो पूरी हो गई। अब उन्होंने कहा जी कि ये पैगाम और क्यों दिया और किसका पैगाम था। मतलब उन्होंने कहा जी मैंने उनसे पूछा ये कि पैगाम क्यों ऐसा दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं और किसका पैगाम है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि राणा साहब आप नहीं समझेंगे, आप इस बात को यूँ समझें कि आप जैसे आपको पता ही नहीं है, कुछ सुना ही नहीं है। तो ज़ाहिर है ये तो बात उन्होंने की। अब मसला ये है कि राणा शमीम साहब अगर तो सच बोलना शुरू हो गए, तो मुझे लग रहा है कि 2-4 स्टोरी और भी हैं हमारे पास, वो अगर सच बोलेंगे तो डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा सच होगा और भी। लेकिन अब मसला ये है कि जो सच भी होता है जजेस का, वो वक्फे से निकलता है सच। यानी अभी उनको 2018 के बाद जब वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी लग गए, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, और ज़ाहिर है एक उनका अपना एंगल है। तो
फिर जरदारी साहब के जब वो चलो आनी है ज़ुबान के हवाले से बात आई, वो दोबारा कर लेंगे किसी दिन। अच्छा, उन्होंने कहा जी इस बात पे साकिब निसार साहब नाराज़ हो गए कि आपने क्यों पूछा मुझसे भाई, और लेकिन फ़ौरन ही लहजा बदलते हुए कहा कि राणा साहब पंजाब की केमिस्ट्री और गिलगित बल्तिस्तान की मुख्तलिफ है। जो भी मतलब उन्होंने कहा जहाँ बयान किया वो रज़ा कराना क्या किया उन्होंने कहा, और मुकम्मल तौर पर सच है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज दोनों को एहतसाब अदालत ने 25 जुलाई 2018 के आम इंतखाबात से कबल करप्शन केस में सज़ा सुनाई थी। और फिर उन्होंने कहा जी इनके वकला ने सज़ा की मुअत्तली के लिए अदालत से रजू किया था, लेकिन इब्तदाई समाअत के बाद केस जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया था। आप देखें, मैं ये नहीं कह रहा, ये दोनों सच बोल रहे होंगे। देखें, राणा शमीम साहब भी सच बोल रहे होंगे, काल आ गई होगी और ज़ाहिर है अहकामात जारी होते हैं। और चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब बेसिकली उनकी जो आपने देखा होगा पर्सनालिटी थी, या जो जितने वो लायक थे वो तो सारे सबको पता है, और जजेस को आपस में तो बहुत ही क्लोज पता होता है। और शायद जिस तरीके से वो इलेक्शन से पहले कंपेन किया करते थे, कभी पानी के पीछे भाग रहे हैं, कभी शेख रशीद के हल्के में जा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी KPK में हॉस्पिटल में घुस जाते हैं। तो आप एक तो अंदाज़ा, इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे इदारे जब आप अपनी डोमेन में नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली, और जो लोग डोमेन में भी काम नहीं करते उनको उखाड़ बाहर फेंकने का भी आपके पास सिस्टम होना चाहिए। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ इशू क्या है कि जो डोमेन है उसमें कोई काम नहीं करता, डोमेन से निकल के बाहर खेलने की कोशिश करते हैं, फिर आउट भी हो जाते हैं। कोई चौका मार के आउट होता है, कोई छक्का मार के आउट होता है। तो अभी इसी तरह कोई खान साहब भी मेरे ख्याल से कोई चौके छक्के के चक्कर में हैं काफ़ी हद तक। अब फील्डिंग उन्होंने बड़ी टाइट कर दी है, तो अब देखना होगा कब तक वो आउट हो जाएंगे। लेकिन मुश्किल है, मैच बड़ा फंस चुका है इस वक्त, सूरत हाल बड़ी गंभीर नज़र आती है। तो अब ज़ाहिर है उनको इस तरह के चौके छक्के तो नहीं लगेंगे जो पहले लगते थे। तो अब काफ लीग भी कहीं ना कहीं जो है ना वो मस्ती कर रही है, यानी उनकी बैटिंग जो है ना पहले अच्छी चलती थी, कम्बिनेशन अच्छा था, वो भी मसला करते हैं। तो कभी फील्डिंग में जो है वो काफ लीग भी मसला कर जाती है, कभी GDA कह देती है। बलूचिस्तान में उनका वज़ीर आला ही तब्दील हो गया, वहाँ पर मियाँ साहब खान साहब से मिलने के लोगों को वो भी नहीं कर सके। तो यूँ अभी मामला काफ़ी गड़बड़ है, और अपने ही बहुत से MNAs जो है वो नाराज़ हैं जनाब कि आप गुज़िश्ता 3.5 सालों में आपने किया क्या है। बल्दियाती इलेक्शन वो नहीं हो सका, पार्टी इलेक्शन तो वो नहीं होना था, फिर जो पुलिस कल्चर का ख़ात्मा होना था पंजाब में, आपको पता है IG कुछ 7-8 चेंज हो चुके हैं, फिर सेक्रेटरीज चेंज हो चुके हैं, लेकिन कोई मामला समझ नहीं आ रही। जितनी मर्जी इन्होंने अपने फील्डर तब्दील किए, टीमें चेंज करते रहे, लेकिन समझ नहीं आई। वफाकी यानी सबसे बड़ा जो होता है आपका जो ओपनिंग पेयर होता है प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़जाना, उसी को आपने पहले 6 माह में आपने देख लिया था कि उसके बाद फिर ये टीम खड़ी नहीं हो सकी, अच्छी तरह बैटिंग नहीं कर सकी। तो फिर मुख्तलिफ तरह के हीले बहाने चलते चलते कोरोना का भी मसला था कि जनाब मसला आ रहा है, फील्डिंग सही नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। लेकिन अब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्कोर इतना बढ़ गया है, दूसरी टीम ने बना दिया है महंगाई का, बाकी चीज़ों का, कि अब उनके लिए उसको जनाब पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो लेकिन एनी हाउ ये वो सूरत थी जो आपके सामने रखनी थी कि राणा शमीम साहब जो है वो भी मतलब वो नून लीग के बंदे हैं, सीधी सी बात है। और साकिब निसार साहब PTI के या प्रो इस्टब्लिशमेंट या कहें या इस्टब्लिशमेंट के बंदे हैं। ये एक दो चीज़ें हैं जो कि नज़र आ रही हैं, और उसमें अगर आप कहेंगे जनाब के मज़ीद सबूत चाहिए तो मज़ीद सबूत भी मिल जाएंगे। लेकिन अब क्या है, एक और नई आपको स्टोरी सुना देते हैं। मैं 1 मिनट चेक करता हूँ, मैं आपके सामने रख देता हूँ इस वक्त के जो वहाँ पर जजेज़ हैं वो क्या चाहते हैं, वो भी आपको बताते हैं। एक तो यह है कि तालिब हुसैन साहब जो कि तालिब हुसैन राणा साहब जो हैं वो राणा शमीम साहब के भाई हैं, और अहमद हसन राणा ASC यानी उनके भी हैं, कुछ रिलेटिव हैं, उनकी डेथ हो गई थी। और ये जो है वो 6 नवंबर को डेथ हुई थी, और ये राणा साहब आए थे, और अब ये उधर थे, कहाँ पे हुए थे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। शायद ये हुआ था, कोई नाम भी जगह का बताया गया था, मैं आरिफ वाला में इनको इनका ये हुआ था। तो उसके बाद ये आए हैं, राणा साहब कह रहे हैं 2 दिन के बाद ये इस्लामाबाद आएंगे। तो कोशिश करेंगे मुलाकात करने की, मुलाकात करके हो सकता है वो 2-4 सच अगर राणा साहब ने और बोल दिए तो वो भी आपके सामने रख देंगे। लेकिन राणा साहब जो है ना वो अब मेरे ख्याल से मोहतात खेलेंगे। तो उन्होंने एक एफिडेविट जमा कराया, वो आपके पास आ गया होगा, वो मैं आपसे शेयर भी करता हूँ अगर किसी को चाहिए हो। साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ, एक है जनाब, एक और पटिशन हुई है, इंसाफ की तकाजे ज़रा ये भी पूरे करने हैं। तो इस वक्त के जो वहाँ पर हैं
इस वक्त के जो जज हैं अरशद हुसैन शाह साहब, अब उनके लिए भी तैयारियां हो रही हैं। और ये है मिस्टर मोहम्मद हुसैन शहजाद साहब हैं जनाब, ये प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम अपीलेट कोर्ट बार एसोसिएशन गिलगित। मोहम्मद शफकत वली वाइस चेयरमैन हैं गिलगित बार कौंसिल गिलगित। मिस्टर मुनीर अहमद हैं एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट अपीलेट कोर्ट बार एसोसिएशन। और मिस्टर शौकत अली हैं, ये एडवोकेट फार्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम अपीलेट कोर्ट बार एसोसिएशन। इन्होंने रिक्वेस्ट की है और इनकी रिक्वेस्ट ये है कि जनाब जज साहब जो है ना उनकी उम्र थोड़ा बढ़ा दें, ताकि मतलब ये क्या 3-3 सालों के लिए आते हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। 3 सालों में तो वो कुछ बनता ही नहीं है उनका, और अगर 3 साल मज़ीद दे देंगे तो फिर गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो या कहीं भी हो, तो जजेस को ज़रा वहाँ पर एक तो यह है कि वो सर्दियों में बर्फ़बारी ज़्यादा देख इन्जॉय कर सकते हैं, गर्मियों में वहाँ के मौसम अच्छे इन्जॉय कर सकते हैं, और साथ साथ ज़ाहिर है ज़रख़ीज़ ज़मीन है, फ्रूट भी हैं, तो अगर पेंशन नहीं देंगे तो कम अज़ कम ये तो होगा ना कि पेंशन ना दें, लेकिन 3 साल मज़ीद दे देते हैं तो ज़ाहिर है उसमें कुछ ना कुछ हम कोशिश करेंगे। तो यूँ यानी उनकी उम्र बढ़ाने के हवाले से भी एक कि जी आप मेहरबानी करें, उम्र अगर 60 साल है या 62 साल है उसको 65 साल कर दें, ताकि किसी जज के लिए ज़रा आसान हो जाएगा 65 साल तक इंसाफ देना, और जैसे पहले देते रहे हैं। तो इस तरह एक मामला चल पड़ा है उनको एक्सटेंशन दिलाने का, और यही सूरत हाल राणा शमीम साहब के भी दौर में थी, और ये हर जगह पे होता है, ये तो कोई नई बात नहीं है। ये तो साकिब निसार साहब भी अगर चाहते तो उनको भी मिल जानी थी, लेकिन मिलनी नहीं थी, और चेयरमैन नैब को भी मिल गई, आर्मी चीफ को भी मिल गई, तो मेरे ख्याल से इमरान खान को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आवाम ने देना है वोट, तो अदरवाइज़ उनको भी मिल जाती है और किसी और शेप में मिल सकती है, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अभी तक लिए इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।